गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं वही टॉपिक मिडिल हिमालयाज में हम लोग थे। तो मिडिल हिमालयाज मैंने आपको बताया कि ये मेन रेंजेस धौलाधर की पंजाब और महाभारत ये तीन मेन रेंजेस यहाँ पे पाई जाती हैं। हिमाचल हरियाणा इन सारे स्टेट्स में ये पीक्स फैली हुई हैं। ठीक है, तो कश्मीर कुल्लू मनाली आप लोगों ने ये सारे नाम सुने होंगे। तो ये सारे यहाँ पे जो भी आप माउंटेन रेंजेस देखते हैं वो सब मिडिल हिमालयाज का हिस्सा है। ठीक है, हिमाचल का हिस्सा। और एक तो हिमाचल प्रदेश नाम का राज्य भी आप जानते हैं। हिमाचल प्रदेश का नाम हिमाचल नाम जो मिडिल हिमालयाज है उन्हीं के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लोअर हिमालयाज। लोअर हिमालयाज या आउटर हिमालयाज या शिवालिक्स, तीन नाम है। देयर आर थ्री नेम्स, शिवालिक्स, शिवालिक्स और आउटर हिमालयाज। ओके, तो इसकी विड्थ क्या है 10 to 50 किलोमीटर और हाइट मैंने आपको बताई थी 900 मीटर्स टू 1100 मीटर एंड बिलो। इसके बीच में ही आउटर हिमालयाज की जो एल्टीट्यूड होता है वो इसी बीच में होता है और विड्थ जो है 10 to 50 किलोमीटर होती है। मतलब 10 से 50 किलोमीटर तक ही ये माउंटेन रेंजेस फैली हुई है। यहाँ पे कुछ वैलीज पाई जाती हैं। और वैलीज क्यों पाई जाती है? देखिए, जो हिमालयन रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स, ठीक, वो जब अपना रास्ता बनाती हैं ग्रेटर हिमालय से चलती हैं तो लोअर हिमालयाज के बाद वो प्लेन्स में एंटर करती है। लोअर हिमालयाज तक आते आते वो बहुत बड़ी बड़ी वैलीज कट करती है। वैलीज क्या है? नाली, जैसे आप लोग कहते हैं नाली। वैलीज क्या है? एक तरीके का एरिया वॉश हो गया है पानी की वजह से, पानी की स्पीड की वजह से एक जगह इरोड हो गया है एरिया और वहाँ पे एक ऐसा गली टाइप की बन गई है, इसी को बोलते हैं वैली। तो यहाँ पे फ्लैट बॉटम वैली होती है, फ्लैट वैली होती है, मतलब कोई टेढ़ी मेढ़ी वैली नहीं होती, फ्लैट होती है, बिल्कुल सीधी सीधी वैली। ठीक, और बॉटम वैली मतलब थोड़ी गहरी वैली होती है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? यहाँ पर डून बोलते हैं, डून। ये फ्लैट बॉटम वैली को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं डून्स। ठीक, और these valleys are covered with thick gravel and alluvium। ग्रेवल क्या होता है? देखिए, जब कश्मीर से जब रिवर चलेगी तो वहां के जो पत्थर है उनको कट करेगी। जैसे स्लोप है फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ग्रेटर हिमालय ग्लेशियर मेल्ट हुए, उस ग्लेशियर के मेल्ट होने से रिवर्स स्लोप के अलावा नीचे आई, स्लोप के अलावा नीचे आई तो नीचे की जो रेंजेस थी वहां पर हमें बड़े बड़े पत्थर मिले जिनको हम लोग कमलोमरेट कहते हैं। ठीक है, कमलोमरेट, ये पत्थर मिले। तो ये पत्थर क्योंकि इनके साइज बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन क्योंकि जब रिवर हायर माउंटेन रेंजेस के स्लोप से नीचे आती है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो स्पीड की वजह से वो इन पत्थरों को कट कर देती है तो पत्थर टूट जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या बन जाते हैं? ग्रेवल बन जाते हैं, ग्रेवल। फिर इसके बाद पैदल, फिर इसके बाद सिल्ट। ठीक, ऐसे करके वो फाइन होते जाते हैं। मिट्टी टूटते टूटते या पत्थर टूटते टूटते फाइन होता जाएगा, उसका साइज बहुत स्मॉल होता जाएगा। तो लोअर हिमालयाज में आते आते वो ग्रेवल के शेप में ही रहता है, छोटे छोटे कंकड़ टाइप के पत्थर होते हैं, कंकड़ नोड्यूल्स कह सकते हो। ठीक है, तो यही आपके ये पूरी जो वैली है वो इन्हीं कंकड़ नोड्यूल्स से कवर्ड है। अगर आप यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे जब रिवर्स जिन वैलीज से बहती उन वैलीज के अगर अंदर देखेंगे तो वहाँ पे कंकड़ दिखेगा, छोटे छोटे कंकड़ दिखेंगे। ठीक है, तो वही वैलीज में और कुछ एलुवियम, कुछ मट्टी भी पाई जाती है। सम ऑफ द वेल नोन डून्स आर, अब ये डून्स इन्हीं वैलीज को डून्स कहते हैं और जो
प्रसिद्ध कुछ डूम्स हैं, वो कौन कौन से डूम्स हैं? पहला है कोटली डूम, नेक्स्ट इज देहरादून, एंड नेक्स्ट and Patli. These are some of the important flat bottom valleys which are known as dunes. तो देहरादून तो आप लोग बहुत पॉपुलर ही है, आप लोगों ने सुना ही। देहरादून तो पूरा शहर है। कहाँ पाया जाता है देहरादून? उत्तराखंड में पाया जाता है। उत्तराखंड जो आपका राज्य है, ये पूरा का पूरा राज्य लोअर हिमालयास की रेंजेस से, यहाँ सारी जो रेंजेस पाई जाती हैं सब लोअर हिमालय, बड़ी छोटे हाइट वाली रेंजेस पाई जाती हैं। तो उन्हीं में कुछ फ्लैट बॉटम वैलीज हैं, जिनमें से एक देहरादून भी है। ठीक है। शिवालिक रेंजेस आर मेड अप ऑफ अनकंसोलिडेटेड मटेरियल सेडिमेंट ब्रॉट बाय द रिवर्स। तो ये ज्यादातर ये लोअर हिमालय किससे बना हुआ है? सेडिमेंट से बना हुआ है। वही जो मेन ग्रेटर हिमालय से जो सेडिमेंट्स आए, वो सेडिमेंट्स यहाँ पे आके ज्यादातर डिपॉजिट हो गए, और उन्हीं के डिपोजिशन से ये छोटी छोटी रेंजेस बन गई। डिपोजिशन, सेडिमेंट डिपोजिशन या एलुवियम, जो सेडिमेंट्स लाती है रिवर्स, उनको क्या बोलते हैं? एलुवियम। और इनके द्वारा लेटर ऑन जब नॉर्दर्न प्लेन्स में जाएंगे तो यहाँ पे डिपोजिशन होके एक पूरी बेसिन बनती है, उसको बोलते हैं एलुवियल बेसिन या एलुवियल सॉइल की बात हम लोग उसको कहते हैं। या नॉर्दर्न प्लेन्स जो आपके पूरे हैं वो एलुवियल सॉइल है। वो किससे बनी है? ये सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से बनी है, जो हिमालयन रिवर्स अपने साथ लेके आती है, उन्हीं के सेडिमेंट के डिपोजिशन से ये एलुवियल सॉइल फॉर्म होती है। तो उसके बारे में नेक्स्ट नॉर्दर्न प्लेन्स में जब डिस्कस करेंगे तब करेंगे। ठीक है। तो ये एरिया हाईली फॉरेस्टेड होता है। अब एक चीज बताइए, ये एरिया हाईली फॉरेस्टेड क्यों? चलिए, वैसे तो आपको बता ही पाओगे, लेकिन तब भी हाईली फॉरेस्टेड इसलिए है क्योंकि बाकी एरिया में, मिडिल हिमालयाज या हायर हिमालयाज या ग्रेटर हिमालयाज में तो ग्लेशियर्स होने की वजह से वहां पर रेनफॉल तो कम नहीं करती। लेकिन ये जो आपके लोअर हिमालयाज है, यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, क्लाउड बर्स्ट होती है, यहाँ पर केसेस पाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा 2013 में बद्रीनाथ में क्लाउड बर्स्ट हुआ था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उतनी ऊंची रेंजेस नहीं है, अच्छी खासी ऊंची रेंजेस है, लेकिन यहाँ पे ग्लेशियर नहीं पाए जाते। एक और थोड़ा टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा हायर साइड पे होता है। मिडिल हिमालय और लोअर हिमालय में टेम्परेचर बहुत लो होने की वजह से वहाँ पे ग्लेशियर्स, तो जहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं या जहाँ पे हायर एल्टीट्यूड की रेंजेस होती है वहाँ पे स्नोफॉल होती है। लेकिन यहाँ पे लोअर एल्टीट्यूड की रेंजेस होने की वजह से वो स्नो यहाँ पर जब ऊपर से नीचे आती है तो पिघल जाती है, तो वो रेनफॉल का रूप ले लेती है। तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। हैवी रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पे सॉइल में बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ उगाते हैं, इसलिए ये एरिया हाईली फॉरेस्टेड है। ठीक है, एरिया हाईली फॉरेस्टेड है। लेकिन वो फॉरेस्टेड एरिया अब क्लियर किया गया क्योंकि ये एरिया रहने लायक है, क्योंकि बहुत बड़ी रेंजेस नहीं है, ग्लेशियर्स नहीं, तो यहाँ पे लोग सेटलमेंट करते हैं। मिडिल हिमालयास में भी लोग रहते हैं, लेकिन लोग हायर हिमालय, ग्रेटर हिमालयास में लोग नहीं रह पाते। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सेटलमेंट करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि पूरी तरीके से ग्लेशियर कवर्ड होता है, पूरी तरीके से स्नो कवर्ड माउंटेन पीक्स होती है, जैसे सियाचिन हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया। यहाँ पे कोई रहेगा थोड़ी, क्योंकि यहाँ पूरी तरीके से स्नो कवर्ड पीक्स है। लेकिन आपका मिडिल हिमालय, लोअर हिमालयास में उतने बड़े बड़े ग्लेशियर्स नहीं है। यहाँ पे काफ़ी एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सेटलमेंट पॉसिबल है, खासकर लोअर हिमालय में बहुत सेटलमेंट पॉसिबल है। इसलिए देहरादून जैसे इलाकों में अच्छी खासी आबादी रहती है, और ये आबादी बसाई गई, आबादी ने अपने आप को तैयार किया उस एनवायरमेंट के अनुसार। वहाँ पे जो फॉरेस्टेड एरियाज थे उनको क्लियर किया गया, इसलिए एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि सबसे कोई भी सेटलमेंट तब तक नहीं जीवित रह सकती जब तक उसके पास फूड की अवेलेबिलिटी ना हो। फूड की अवेलेबिलिटी कैसे हो? अगर एग्रीकल्चर उस एरिया में पॉसिबल हो। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी नहीं रहती है, इसका कारण यह है क्योंकि यहाँ पे बाकी फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। माउंटेन रेंजेस होने की वजह से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी नहीं होती है,
और यहाँ पे लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक के बहुत सारा घटनाएं होती हैं, ठीक है। लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक जैसे नेचुरल डिजास्टर्स यहाँ पर अकर करते हैं, और क्लाउड बर्स्ट नाम का भी एक अभी मैंने बताया। तो ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स होने की वजह से आबादी तो है यहाँ पर, लेकिन वो आबादी उतनी ज्यादा नहीं। यहाँ पे ज्यादातर कैसी सेटलमेंट्स हैं? स्कैटर्ड सेटलमेंट्स, बिखरी हुई सेटलमेंट्स। एक यहाँ पे घर होगा तो एक 50 किलोमीटर दूर घर हो, दूर दूर यहाँ पे सेटलमेंट्स हो बहुत ज्यादा। कुछ एरियाज जहाँ थोड़े लोअर रीजन्स के जो प्लेन के आसपास एरियाज होते हैं, जैसे देहरादून आपका थोड़ा लोअर एरिया, तो यहाँ पर ज्यादा आबादी, यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड सेटलमेंट्स है। लेकिन बाकी जो आपके रेंजेस है वहाँ पे सेटलमेंट्स स्कैटर्ड, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक, यहाँ पे अगर माउंटेन के ऊपर आप घर बनाएंगे, कहीं हल्का सा भी अर्थक्वेक आएगा तो धरती खिसक जाएगी और स्लोप से पूरा मट्टी जो है वो नीचे आ जाएगी और इससे घर वर भी गिर जाएगा। तो यहाँ पे लैंडस्लाइड का बहुत खतरा रहता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग घर बनाना सुटेबल नहीं समझते। The part of Himalayas lying between, अब देखिए अब हम रिवर वैलीज के हिसाब से हिमालयास को क्लासिफाई करेंगे। रिवर वैलीज के हिसाब से हिमालयास को क्लासिफाई करेंगे। अगर आपको इस तरह से हिमालयास को समझने में प्रॉब्लम हो रही तो आप रिवर वैलीज के हिसाब से हिमालयास को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक। अब रिवर वैलीज के हिसाब से हिमालयास को कैसे क्लासिफाई किया गया वो देखते हैं। अब इंडस एंड सतलज, ये आपकी रिवर्स पंजाब में बहती है, पंजाब कश्मीर इन एरियाज में ये रिवर्स आपकी बहती है। तो इंडस और सतलज के बीच में जो हिमालयास पाए जाते हैं, मतलब इन दो रिवर्स के बीच में जो रेंजेस पाई जाती हैं वो रेंजेस कहलाती हैं पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय, ठीक है। सेकंड इज, अब सतलज और काली रिवर के बीच में जो पाई जाती है, अब काली रिवर आप पूछेंगे कौन सी रिवर? काली रिवर आपकी हिमाचल प्रदेश में बहती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कुमाऊं हिमालय। आपको मालूम है कि हिमाचल के लोगों को कुमाऊनी कहा जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे उन्हीं के ट्रेडिशन के हिसाब से नाम रख दिया गया है कुमाऊं हिमालय। अब नेक्स्ट है नेपाल हिमालय, काली और तिस्ता रिवर। काली और तिस्ता, ये दो रिवर्स। तिस्ता रिवर आपकी कहाँ रहती है? तिस्ता रिवर आपकी रहती है नेपाल में। तो काली और तिस्ता रिवर के बीच में जो पाया जाता है रेंजेस वो कहलाते हैं नेपाल हिमालय। नेक्स्ट इज तिस्ता एंड दिहांग। तिस्ता एंड दिहांग, दिहांग रिवर आपकी कहाँ रहती है? आसाम में रहती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? आसाम हिमालय। ठीक। और लास्ट में जो बच जाता है वो कहलाता है पूर्वांचल माउंटेन्स, ठीक है। बाकी जो रेंजेस रह जाती है इससे दिहांग रिवर के आगे कहलाती है पूर्वांचल माउंटेन्स, ठीक है। तो ये तो आपका क्लासिफिकेशन है हिमालय का ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैलीज। अब हम लोग देखेंगे हिमालय में कितने ग्लेशियर्स हैं, कौन सा ग्लेशियर सबसे बड़ा है। हिमालयाज में देखिए कुछ मेन रेंजेस यहाँ पर, जैसे पटकाई हिल्स, गारो खासी जयंतिया, लुशाई हिल्स, ये सब जो आपकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कुछ रेंजेस फैली हुई हैं, जिसमें गारो खासी जयंतिया। अब ये देखिए, ये जो 3 हिल्स हैं बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है। जितना आप नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ जाते जाएंगे उतनी
की हाइट यहाँ पे डिक्रीज होती है रिवर वैलीज के साथ। तो असम हिमालयस की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती। असम हिमालयस में ये 3 रेंजेस पाई जाती हैं। गारो खासी जयंती, ये गारो खासी जयंतियाँ हैं क्या? गारो खासी जयंतियाँ वहाँ के ट्राइबल ग्रुप हैं, जनजातियाँ हैं वहाँ, उन्हीं के नाम से ये हिमालयस है और ये जनजातियाँ यहाँ पर निवास करती हैं, इसलिए उसी के हिसाब से यहाँ पे नाम रख दिया गया गारो खासी जयंतियाँ। ठीक है। और यहाँ पे कितने हिमालयन रीजन इनकम्पसेस 15,000 ग्लेशियर्स, बहुत ज्यादा ग्लेशियर्स, 15,000 पूरे हिमालय में 15,000 ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? स्नो कवर्ड माउंटेन, जो पूरी तरीके से स्नो से कवर्ड होते हैं, बाकी क्या कहलाते हैं? ग्लेशियर्स। 15,000 ग्लेशियर्स आपके पाए जाते हैं हिमालय में, और जिसमें हमारे देश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो 70 किलोमीटर लॉन्ग है, वो है सियाचिन ग्लेशियर, जो विश्व का दूसरे सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, विश्व का दूसरे सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका सियाचिन ग्लेशियर है, जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे है। Outside the polar region, some other glaciers are गंगोत्री, यमुनोत्री, नुब्रा, बियाफो, बल्त्रो, जो काराकोरम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब भी आपके रेंजेस हैं। यहीं से गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, गंगोत्री, यमुनोत्री, इसलिए उसका नाम पड़ गया। लेकिन देखिए हिमालय के बीच में कुछ पासेस भी पड़ते हैं। देखिए ये दो मान लीजिए हिमालयन रेंजेस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये केटू है, ये कंचनजंगा है, तो इन दो हिमालयन रेंजेस के बीच में ये देख रहे हैं खाली रीजन। खाली रीजन क्या है? खाली रीजन कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं पासेस। अब मैंने आपको बताया था कि जो माउंटेन्स है उसमें से रिवर्स इमर्ज होगी, तो रिवर्स इमर्ज होगी तो इस पर्टिकुलर एरिया में वैली क्रिएट करती है, इसको बोलते हैं वी शेप्ड वैली, और कुछ एक होती है यू शेप्ड वैली। ये दो टाइप, तो ये वी शेप्ड यू शेप्ड वैली क्या है? एम्प्टी रीजन ही तो है, एम्प्टी रीजन। अब जैसे आपके कुछ चाइनीज ट्रैवलर थे, उनका नाम था ह्वेनसांग और फाइन, इसका नाम, इनका नाम तो आपको बहुत पॉपुलरली सुना ही होगा। ठीक है, चाइनीज ट्रैवलर थे जो नालंदा यूनिवर्सिटी में आए थे, समुद्रगुप्त के टाइम पे आए। ठीक है, तो ह्वेनसांग कैसे आए चाइना से इंडिया? ये इसी पासेस के थ्रू आए थे। उनके पास कोई और साधन तो कोई एरोप्लेन और ये सब थोड़ी था उस टाइम, या कोई उनके पास कार थोड़ी थी कि चला के चले आए, नहीं, वो इन्हीं पासेस के थ्रू पैदल आए भारत। फिर नालंदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने शोध किया और फिर बाद में वही चाइना वापस उन्हीं पासेस के थ्रू गए और चाइना में उन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार किया। तो पासेस अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, और मेन पासेस कौन कौन से हैं? बॉमडिला, शिपकिला और नाथुला। नाथुला जगह आप लोगों ने सुना हो, इंडिया चाइना का जो मेन सबसे बड़ा जो पास है वो है नाथुला। यहाँ पे इंडिया चाइना की वॉर भी लड़ी गई 1962 में। ठीक है, ये वैसे तो लड़ी तो तीनों पासेस के ऊपर गई थी, लेकिन मेन नाथुला। अब हम बात करने जा रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करेंगे तो मैं बस थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। मेनली नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, अब हम लोग इसके नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे, बस मैं आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। ये 3 रिवर से मिलकर बना, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। कैसे बना है? ये तीनों रिवर्स क्या है? हिमालयन रिवर्स है। तीनों क्या है? हिमालयन रिवर्स है। तो हिमालय से जब ये आती है कुछ सेडिमेंट्स लेके आती है, वही सेडिमेंट्स जो ये लेके आती हैं उन्हीं के डिपोजिशन से 3 तरह की बेसिन बनती है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र बेसिन। इन तीनों बेसिन को कंबाइन करते हैं तो वो कहलाता है नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, तो
तो अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो।